नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना बताने से पहले या शुरू करने के पहले मैं आपको कल की घटना के बारे में आए तमाम सवालों के बारे में बताऊंगा। सारे सवालों का जिक्र आज के इस क्राइम की घटना में करना संभव नहीं है, लेकिन दो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए। आप भी कमेंट में देख सकते हैं और मेल करके भी मुझसे पूछा गया कि 11 वर्ष की उस बच्ची जो गर्भवती थी उसका क्या हुआ, उसके बच्चा हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, फिर उस बच्चे का क्या हुआ। मेरी जानकारी के हिसाब से जो मैंने अब तक पता किया है, उस 11 साल की बच्ची ने एक बेटा जना, एक उसके मेल चाइल्ड डिलीवर किया उसने। और इस बीच में जब उसका वो सगा भाई जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया था या जिसकी वजह से वो गर्भवती हुई थी, वो जब जेल से छूट कर आया तो पूरे गांव ने फिर पंचायत की। फिर मौलवी साहब और प्रधान जी इकट्ठा हुए। फिर दबाव बनाया गया कि तुम अब निकाह कर लो, लेकिन वो निकाह करने को कतई राजी नहीं हुआ। और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। लोगों ने कोशिश की कि इस बच्ची की कहीं और शादी कर दी जाए या निकाह कर दिया जाए, लेकिन चूंकि पुलिस की जानकारी में भी था, इसलिए ये कहा गया कि अभी जब तक वो 18 वर्ष की न हो जाए उसकी शादी करना ठीक नहीं है। उसके बाद उसका निकाह किसी से हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं लगा। शायद वो लोग किसी दूसरे गांव में शिफ्ट कर गए, लेकिन उस बच्ची का वो बेटा जो उसने जना था, उसकी उम्र उस समय जब ये लोग शायद गांव में ही थे या गांव से शिफ्ट हुए थे, पूरी जानकारी उस गांव से नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी वो 6 साल का 5-6 साल का हो गया था। बहुत से हमारे किस्सा कोई परिवार के सदस्य लखनऊ के हैं। अगर वो थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो सकता है उस बच्चे और उसकी माँ के बारे में और जानकारी मिल जाए। दूसरा, ये कहा गया था कि इतनी गंभीर घटना के बाद उसको इतनी कम सजा क्यों हुई। अब मैं बार बार बताता हूं, और न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करना ये मेरे वश की बात भी नहीं है, पहला। दूसरा, मुझे करना भी नहीं चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में मैंने आपको बार बार कहा है कि आप किसी अदालत में, फिल्मों में देखते हैं या अदरवाइज भी देखते हैं कि वो जो न्याय की देवी हैं एक तराजू लिए होती हैं और आंखों में पट्टी बंधी होती है। लिहाजा न्याय उन्हीं कागज पत्तर, सबूतों और गवाहों के बयान पर किया जाता है या अदालत करती है जो उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। घटना मौके पर क्या हुई थी, क्या नहीं हुई थी, अगर कागज में वो जो जितना दिखाया गया है उसी पर ट्रायल होता है। हो सकता है पुलिस की गलती से, पुलिस की लापरवाही से, पुलिस की संलिप्तता से लिखा पढ़ी में इस तरह की कोई गलती हुई हो। आज की घटना जो मैं बताना चाहता हूं उसकी तारीख है 21 नवंबर 2002। जिला है मैनपुरी, थाना है शहर कोतवाली। शहर कोतवाली यानी उस थाने को कहते हैं जिससे शहर गवर्न होता है। हर सिटी में एक शहर कोतवाली भी होती है, बाकी और कोतवाली होती है, कहीं कहीं कोतवाली देहात भी होता है। जैसे मेरे तैनाती के ज़िलों में कोतवाली देहात सहारनपुर में है, कोतवाली देहात मिर्ज़ापुर में है, लेकिन एक शहर कोतवाली है। तो मैनपुरी की ये शहर कोतवाली थी और मोहल्ला था न्यू अग्रवाल बंशी गोहरा। रात करीब 12 बजे के आसपास मोहल्ले के योगेश के घर के भीतर से बहुत चीख पुकार सुनाई दे रही थी। उसके सारे बच्चे जोर जोर से चीख रहे थे, उसकी पत्नी चीख रही थी, और थोड़ी देर बाद योगेश के भी चीखने की आवाज आने लगी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। मोहल्ले ने दरवाजे को पीट के खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि भीतर से सिटकिनी बंद है। बाहर से लोगों ने आवाज लगाई, सिटकिनी खोलो, सिटकिनी खोलो। और सारे ही जितने उनके बच्चे या उनकी पत्नी या वो योगेश, ये सभी दरवाजे के पास ही थे।
खोलने की, तोड़ने की, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये दरवाज़ा किसी तरह खुल जाए। बच्चे भीतर से चिल्ला रहे थे कि यहाँ ताला बंद है। बाहर के लोगों को शंका हो रही थी, पता नहीं किस वजह से किसने भीतर ताला बंद किया है। बहरहाल धुआं धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा खिड़कियों से और दरवाजे के झरोखों से निकलने लगा। लोगों को लग गया कि भीतर आग लगी है, क्योंकि भीतर से बच्चे भी चिल्ला रहे थे कि हम जल रहे हैं, हमें जल्दी बाहर निकालो। मोहल्ले में किसी ने थाने को भी फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया कि यहाँ योगेश के घर से आग की लपटें निकल रही हैं और भीतर बच्चे चिल्ला रहे हैं। और इस बीच में हम लोग कोशिश करते हैं। फिर मोहल्ले वाले बड़े पत्थर, हथौड़े ये सब ले आए और किसी तरह उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ते ही भीतर इस कदर काला धुआं फैला हुआ था और जगह जगह सुलगी हुई आग कपड़ों में दिखाई दे रही थी कि लोगों में से किसी की हिम्मत भीतर जाके ये जानने की नहीं हुई कि आखिरकार भीतर हुआ क्या है। थोड़ी देर में ही इंस्पेक्टर कोतवाली वीरपाल सिंह 2 फायर टेंडर के साथ वहां मौके पर आ गए। फायर टेंडर वालों ने जल्दी जल्दी अपनी पाइप खोली, पंप चलाया और पानी से भीतर आग बुझाई। आग बुझाई, धुआं सेटल हुआ, लोग भीतर गए। इस बीच में उस मकान के मालिक योगेश काफी तेजी से बाहर निकलकर भागते हुए आए। लोगों ने उनको पकड़ा, उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिरकार भीतर क्या हुआ था, लेकिन वो कुछ भी बता पाने में असमर्थ था। वो भी जला हुआ था, लेकिन 15 से 20%, सिर्फ 15 से 20%। जब फायर सर्विस वाले पुलिस वालों के साथ भीतर गए तो भीतर उनको सविता 11 वर्ष, ये योगेश की बेटी, बड़ी बेटी थी, सविता जिसकी उम्र 11 वर्ष, सुमन जिसकी उम्र 2 वर्ष, इनकी हल्की हल्की सांस चल रही थी। इनको बाहर निकाल के फौरन हॉस्पिटल भिजवाया गया। हालांकि ये दोनों 70 से 80% तक जली हुई थी। उनको अस्पताल भेजने के बाद जब बाकी शव बाहर से निकाले जाने लगे तो उसमें योगेश का सबसे बड़ा लड़का शिशुपाल जिसकी उम्र 15 साल, रामशरण जिसकी उम्र 5 साल और एक नवजात जिसकी उम्र करीब 4 महीने थी। ये तीनों पूरी तरह से जल चुके थे और इन तीनों की मृत्यु हो गई थी। योगेश की पत्नी रानी, इसको भी बाहर निकाला गया और ये भी लगभग 70-80% जल चुकी थी। इसे भी फौरन अस्पताल भिजवाया गया। घटना बड़ी थी, वायरलेस सेट पर गूंज रही थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से डाइंग डिक्लेरेशन लेने के लिए एक एसडीएम भी तुरंत भागकर जिला अस्पताल आ गए। जिला अस्पताल में उन्होंने योगेश की पत्नी यानी रानी का मृत्यु पूर्व बयान यानी डाइंग डिक्लेरेशन लिया। रानी ने पूरी बात बताई और उसने ये बताया कि सब लोगों की जान लेने के लिए हमारे पति योगेश ने सबके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई है। अस्पताल पहुंचाई गई जो रानी थी और उनकी 2 बेटियां सविता और सुमन, इनकी भी अगले दिन जलने से मृत्यु हो गई। यानी कुल 6 लोग जलकर मरे, जलाकर मारे गए। इन 6 का पंचनामा हुआ। पंचनामा करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। योगेश जो 15-20% जला था, उसका इलाज जो आवश्यक था, पहले उसका इलाज कराया गया। लेकिन वो बोलने काबिल नहीं था। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे उन्होंने मजिस्ट्रेट से पूछा कि डाइंग डिक्लेरेशन में चीजें साफ हुई हैं कि नहीं हुई हैं। मजिस्ट्रेट ने बताया कि वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी। बयान तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया था, लेकिन बाद के जो अंश हैं यानी वो धीरे धीरे स्लो होती जा रही थी और फिर अचानक वो बेहोश हुई। बेहोश होने के बाद वो फिर कभी होश में नहीं आई, उसकी मृत्यु हो गई। मैनपुरी शहर के लिए यह बड़ी घटना थी। शहर बहुत छोटा है,
जिला मैनपुरी बहुत बड़ा, बहुत पुराना, इस्टेब्लिश्ड और ब्रिटिश पीरियड का जिला है। उस समय के एसपी मैनपुरी श्री पीयूष आनंद तुरंत मौके पर पहुंचे। एडिशनल एसपी श्री आर एन शर्मा भी तुरंत मौके पर पहुंचे। पूरा मोहल्ला टूट पड़ा। शहर के तमाम नामी गिरामी लोग भी वहां मौजूद थे। सबको अफसोस था उस 4-5 महीने के बच्चे पर, उस 5 साल की बच्ची पर। इतनी छोटी उम्र में, इतनी नाजुक तो नहीं, इतनी नवजात उम्र में जब उसने दुनिया नहीं देखी, वो जल गई, जलकर मर गई। पुलिस ने रानी के डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर योगेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिख लिया। हत्या भी 6 लोगों की। लेकिन अभी वो बयान लेने काबिल नहीं हुआ था। 2-3 दिन जुडिशियल कस्टडी में उसका जब इलाज चल रहा था, उसके बाद कोर्ट की परमिशन लेकर उसका बयान पुलिस ने लेना शुरू किया। पहले तो वो थोड़ा टाल मटोल नाटक जैसे करते हैं लोग, वो करता रहा। लेकिन फिर शायद उसको लगा कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसने पूरी बात सच सच बता दी। उसने बताया कि मैं जब गांव से आया तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। एक किसी कंपनी में नौकरी मिली जिसमें थोड़ा अच्छा पैसा मिलने लगा। मेरे आसपास के लोग, मेरे ऑफिस में काम करने वाले, मेरे कुछ रिश्तेदार, ये सब शहर में अपना अपना मकान बनाकर रह रहे थे। मैं अच्छी कंपनी में नौकरी करने के बावजूद गांव से आता जाता था। मेरे मन में आया कि मैं भी एक अच्छा सा पक्का मकान शहर में बनाकर अपने परिवार को यहाँ ले आऊं, ताकि जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं या जिन रिश्तेदारों के संपर्क में मैं हूं, उनके समकक्ष कम से कम दिखाई पड़ूं। उसने अपने पैसे से, जो नौकरी का पैसा थोड़ा बहुत उसने इकट्ठा किया था, छोटा एक जमीन का टुकड़ा शहर में वही न्यू अग्रवाल मोहल्ले में खरीद लिया। उसके बाद मकान बनवाना शुरू किया। वो आगे बताता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मकान में कितना खर्च होगा। सुनी सुनाई बातों पर मैंने मकान बनाना शुरू किया। धीरे धीरे मकान की शुरुआत में ही मेरे पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए। पहले एक से उधार लिया, जब उसका काफ़ी पैसा हो गया तो उसने मना किया कि अब इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। फिर दूसरे से लिया, फिर तीसरे से लिया, फिर चौथे से लिया, फिर 5वें से लिया, और ये सिलसिला जारी रहा। मकान पूरा बनने का नाम नहीं ले रहा था और अंत में अपने ससुराल से 10,000 रुपये मैंने उधार ले लिए। जहाँ जहाँ से मैंने उधार लिया था, सबकी ब्याज दरें बहुत ऊंची थी। आप सभी लोग जानते हैं कि मनी लेंडर्स, सूदखोर, साहूकार, ये जो कम्युनिटी है, ये हर शहर में, हर गांव में तब भी थी और आज भी है। बैंकिंग सिस्टम उस समय इतना स्ट्रांग नहीं था। गांव देहात में तो लोग कतई बैंकिंग सिस्टम पसंद नहीं करते थे। शादी ब्याह के लिए गांव के बनिए या गांव के सूदखोर या गांव के जो मनी लेंडर्स हैं, उनसे संपर्क करके पैसा ले लेते थे और धीरे धीरे जैसे जैसे फसल उनकी तैयार होती थी, वो पैसे को पूरा करते थे। शहर में ये एक इंस्टीट्यूशन बन गया था सूदखोरों का। लोगों को पैसा देना, तुरंत दे देना, उन्होंने ज़रूरत बताई, फौरन पैसा लीजिए। लेकिन उसकी ब्याज दर इतनी ज़्यादा थी कि 3 पुश्तों के बाद भी मूलधन का 5 गुना देने को बकाया रह जाता था। और हर साल बहुत से लोग इसी ब्याज के कर्ज में डूबे हुए आत्महत्या करते हैं। आप अपने आसपास आंखें दौड़ा कर देखिएगा, कितने लोग इस तरह के कर्ज में डूबे हैं। हालांकि अब बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपको हर चीज़ के लिए लोन मिलता है। शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, ज़मीन के लिए, स्कूटर के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, वाहन के लिए, हर चीज़ का लोन उपलब्ध है। आप क्यों किसी के पास ऊंची और बढ़ी ब्याज दरों पर पैसा लेने जाते हैं? बहरहाल उसने ये बताया कि सब ने बड़ी ऊंची दर पर मुझे उधार दिया था। यहाँ तक कि ससुराल वालों ने भी जो मुझे उधार दिया था, उसकी ब्याज दर भी बहुत ऊंची थी। मैंने मकान बनवा लिया और पूरे परिवार को लाकर
वहीं उसी बने हुए मकान में रहने लगा। शुरुआत के 1 साल अपनी तनख्वाह का जो हिस्सा ज़रूरी है खाने-पीने के लिए और ब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसको रोक कर बाकी में जो बाज़ार से सामान मैंने उधार लिया था, उसको पूरा करने में लग गया। जैसे कुछ लकड़ी, पेंट का सामान, बिजली का सामान, ये जो बाज़ार से लोग तुरंत दे देते हैं कि साहब ले जाइए, बाद में दे दीजिएगा, इनका पैसा मैंने चुका दिया। लेकिन इस पैसा चुकाने में मेरी पूरी तनख्वाह चली जाती थी। मैं किसी और उधार देने वालों का एक नया पैसा नहीं दे पाया था। साल भर बाद जब साल भर का समय निकल गया, तो जिनको-जिनको उधार दिया था, वो एक-एक करके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे, तकादा करने लगे। पैसा हमारा दीजिए, कुछ नहीं तो हमारा कम से कम ब्याज ही दे दीजिए, क्योंकि अगर ब्याज बढ़ता गया तो फिर आप नहीं दे पाएंगे, हमारे लिए दिक्कत होगी। उसने बताया कि फिर दूसरे साल यानी नेक्स्ट ईयर मैं थोड़ा-थोड़ा करके सबका ब्याज का पैसा देने लगा और सबसे ये रिक्वेस्ट करने लगा कि साहब अभी ब्याज का ले लीजिए, मूलधन मैं जैसे ही और पैसा पाऊँगा कहीं से आपको दे दूँगा। लेकिन तनख्वाह में उनका ब्याज का पैसा भी पूरा सब लोगों का नहीं हो रहा था। मैंने अपने साथ वालों से, अपने मित्रों से डिस्कस किया कि ये रोज़ सवेरे शाम कोई न कोई दरवाज़ा खटखटाता है पैसे के लिए। आखिर इस समस्या से कैसे निकलें? क्या इसका तरीका है? उसी में किसी जानकार ने बताया कि बहुत सीधा तरीका है। शहर में यहाँ कुछ लोग हैं जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देते हैं। यानी तुम्हारे मकान के कागज़ वो रख लेंगे, आपको ब्याज दर पर लोन देंगे, एक समय बता देंगे कि आप 7 साल में, 6 साल में, 8 साल में अगर पूरा करेंगे तो इसी ब्याज दर पर, और अगर नहीं आप इतने समय में दे पाते हैं तो ब्याज दर वो कुछ बढ़ा देंगे ताकि आप उनका पैसा वापस कर लें। उससे 2 फ़ायदे बताए जो ज्ञानी लोग थे जिन्होंने ये ज्ञान दिया था कि एक तो वहाँ से आप अपना गिरवी रखिए कागज़, मकान को गिरवी रखिए, पैसा लीजिए, जितने 8-10 लोग जिनसे आपने उधार लिया है उनका उधार चुकता कर दीजिए। तो कम से कम ये दरवाज़ा खटखटाने वालों की संख्या कम हो जाएगी। फिर आपको सिर्फ एक आदमी से डील करना पड़ेगा। आप उसको ब्याज का पैसा शुरू में दे सकते हो, दीजिए, और दूसरा ये है इसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। 6-7 साल, 8 साल का समय आपको मिल जाएगा और वक़्त एक जैसा नहीं रहता। अच्छा वक़्त ज़रूर आएगा, तब आप इस पूरे पैसे को पूरा कर दीजिएगा। बात बहुत अच्छी बताई गई, मुझे क्लिक भी कर गई। मैंने लोगों से पूछा कि आखिर कौन-कौन ऐसा है यहाँ शहर में जो हमारे मकान की प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट हमें लोन या उधार दे सकता है। 2-3 लोगों के नाम पता लगे। ऑफ़िस से आते वक़्त मैंने उनमें से एक के यहाँ संपर्क किया। उनको बताया कि इतने एरिया में मेरा मकान है। इस मकान की मेरे पास रजिस्ट्री है। अगर हम इस मकान को या इसके पेपर्स को आपके यहाँ रखें तो आप मुझे कितना पैसा उधार दे सकते हैं? जो पैसा उसने बताया उसमें हम सभी 5-7 लोगों का जिनका उधार था, सबका उधार चुकता कर देते और थोड़ा पैसा भी उसमें हमको बच जाता। और हमें लगा कि बहुत अच्छा सौदा है। 10 आदमियों के बजाय सिर्फ एक आदमी को डील करना पड़ेगा, सिर्फ एक आदमी को पैसा देना पड़ेगा, सिर्फ एक ही आदमी हमारा दरवाज़ा खटखटाएगा। मैं वहाँ से खुशी-खुशी घर आया। खाना खाकर मैंने अपनी पत्नी रानी को बताया कि मकान की रजिस्ट्री वाला कागज़ निकाल कर रख देना। कल मुझे उसे लेकर जाना है। मैं उसे रख के उनसे लोन या उनसे उधार ले लूँगा ब्याज पर, और ये जितने लोग सुबह शाम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं उनका पैसा सबका पूरा कर दूँगा। मेरी पत्नी कुछ नहीं बोली। सब लोग खाना खा के जब सब बच्चे सो गए, मेरा भी सोने का टाइम हुआ, तो मैंने उससे कहा कि वो कागज़ निकाल कर कहाँ रखा है, सुबह ऑफ़िस जाते समय मैं ले जाऊँगा। मेरी पत्नी रानी ने मुझे बताया कि वो रजिस्ट्री का कागज़ मैं अपने मायके छोड़ आई हूँ। पिताजी से भी तुमने 10,000 रुपये उधार लिए हैं, उनका भी ब्याज बहुत बढ़ गया है।
और अब तक तुमने एक नया पैसा उनका ना तो ब्याज का न मूलधन का वापस किया है। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि रजिस्ट्री उसकी ला के जरा हमें दिखा दो। मैं दिखाने गई तो उन्होंने उसे रख लिया। रजिस्ट्री के पेपर्स मेरे सामने मेरे पास नहीं हैं। इतना सुनते ही योगेश ने कहा कि इतना सुनते ही मुझे लगा कि मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और मुझे लगा कि अब कल से फिर उधार का पैसा मांगने वाले लोग हमारा दरवाज़ा खटखटाएंगे, जलील करेंगे। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने बिना मुझसे पूछे हुए ये रजिस्ट्री के कागज अपने मायके क्यों दे दिए। इसी बात पर दोनों लोगों में बहस होने लगी। बहस होते होते बात बहुत बिगड़ गई। मैं वहाँ से उठा अपने बिस्तर से, भीतर गया, एक ताला और चाबी ले आया जो घर के बाहर लगाया जाता है। उसको मुख्य दरवाजे पर भीतर से लगा दिया और चाबी जोर से उछालकर कमरे में एक कोने की तरफ फेंक दी। फिर वहां से रसोई में गया। 2 जेरिकेन यानी 5 लीटर के जो टिन होते हैं डीजल पेट्रोल वाले, जो जेरिकेन की तरह इस्तेमाल किए जाते थे पहले, अब तो प्लास्टिक के आने लगे हैं, लेकिन उस ज़माने में ये यूज्ड जेरिकेन इस्तेमाल किए जाते थे मिट्टी का तेल लाने और ले जाने के लिए। 2 जेरिकेन में मिट्टी का तेल था, वो मैं ले आया। मेरे बच्चे 3 बिस्तरों पर रजाई और कंबल ओढ़कर लेटे हुए थे। मैंने ऊपर से उसी रजाई कंबल के ऊपर से उन सब में मिट्टी का तेल डाल दिया। साथ में माचिस भी लाया था। एक एक करके तीनों, जिनमें हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तीनों में आग लगा दी। आग की लपट देखकर मेरी पत्नी उठकर भागी। वो सीधे गेट पर यानी मुख्य दरवाजे पर गई। उन्होंने देखा उसमें ताला लगा हुआ है। जब वो भागी तो मैंने पीछे से उनके ऊपर भी मिट्टी का तेल डाल दिया। वो बहुत जोर से चिल्लाकर कमरे में इधर उधर भागने लगी। इसी बीच मेरा 5 साल का बेटा रामशरण, वो जब जलने लगा तो वो चिल्लाकर उसने अपनी माँ को देखा उस आग की रोशनी में, और वो छुड़ा रही थी या भाग रही थी, फिर भी वो उससे लिपट गया। रामशरण के लिपटते ही मेरी पत्नी रानी के भी शरीर में आग लग गई। इस बीच धुएं से मेरा भी दम घुटने लगा। मुझे लगा कि अब मेरी सांस रुक जाएगी। मैं भाग के उस जगह चाबी ढूंढने लगा जहां मैंने चाबी फेंकी थी। बड़ी कोशिश की, उजाला तमाम था, लेकिन फिर भी वो चाबी मुझे मिली नहीं। मेरे 3 बच्चों के स्कूली बैग वहीं रखे हुए थे। मुझे लगा कि शायद फेंकते समय वो इसी किसी बैग में चले गए होंगे। सारे बैग को मैंने उलट के उसमें से कॉपी किताब बाहर कर दी, लेकिन फिर भी चाबी मुझे नहीं मिली। इस बीच में सारे बच्चे जलने लगे थे। पत्नी मेरी जल नहीं थी। इन लोगों ने बहुत ऊंची ऊंची आवाज में शोर मचाना शुरू किया। मुझे लग गया कि बाहर मेरे मोहल्ले वाले आकर इकट्ठा हुए हैं। मैं चाबी की तलाश करता रहा। थोड़ी देर बाद मोहल्ले वालों की ठक ठक की आवाज दरवाजे पर आने लगी और उन लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। तब तक इतना धुआं भर गया था कि मैं वहां से दरवाजे की तरफ भागा जरूर, लेकिन कई जगह गिर गया। किसी तरह मैं उस दरवाजे से निकलकर भागा। लोगों ने मुझे पकड़ लिया। ये सब बताने के बाद जब वो ये बता रहा था, हॉस्पिटल में उसका बयान लिया जा रहा था। तमाम डॉक्टर्स, तमाम नर्सेस, तमाम कंपाउंडर्स वहां खड़े हुए थे और ये वृतांत सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने वहीं से उसको जो जुडिशियल कस्टडी में था, पुटअप करके उसे इलाज के लिए लाया गया था। वहीं से फिर सीजीएम के सामने प्रस्तुत किया और फिर जेल भेज दिया। आज की घटना। योगेश का स्वभाव शानो शौकत और शो ऑफ करने वाला था। शहर में एक पक्का मकान, अच्छा मकान उसकी पहुंच के बाहर था, ये बात वो भी जानता था। फिर भी दिखावे और झूठी शान शौकत में उसने औकात से ज़्यादा
उधार ले लिया, मकान भी बनवा लिया, पर उधार वापस करने के दबाव में फंसता गया और उलझता गया। उसने दिमाग लगाया कि सबका उधार पूरा हो जाएगा, मकान का कागज किसी सूदखोर के पास गिरवी रख देंगे और सबका पैसा जब वापस करेंगे तो मार्केट में ये मैसेज जाएगा कि ईमानदारी से इसने उधार का सब पैसा वापस कर दिया, इसका मतलब इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और उससे एक फायदा होगा कि 10 के बजाय सिर्फ एक आदमी से उधार के लिए डील करना होगा। दूसरी तरफ पत्नी को शायद इस बात का डर था कि ये सबका पैसा वापस कर रहे हैं, मेरे मायके वालों के पैसे का नाम भी नहीं लेते हैं। उसको ये लगा कि अपने मायके वालों को तसल्ली दिलाने के लिए अगर ये मकान के कागज हम उनको दे देंगे तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि अगर हमारा पैसा वापस नहीं हुआ, ब्याज बहुत बढ़ गया, तो ये मकान मेरा होगा। ऐसा लगता है कि उसने यही दिमाग लगाया होगा, पर उसने बताया ये कि मेरे पिताजी ने ये कागज देखने के लिए मंगाए थे। और जैसे ही योगेश को पता लगा कि मकान का कागज भी उसके पास नहीं है और उसने जो प्रोग्राम बनाया है कि हम सबका वापस करके एक आदमी से डील करेंगे और समय मिल जाएगा, धीरे धीरे हम इसको पूरा भी कर देंगे, ये बिल्कुल सपना जैसे कांच की तरह अचानक टूट गया। उसको लगने लगा कि अब तो मेरे इज्जत का जनाजा निकलना ही निकलना है, और इसीलिए उसने पत्नी के ऊपर का गुस्सा बच्चों पर निकाला, सबको जलाकर मार डाला। उधार लेने देने के लिए मैं अपने कई एपिसोड्स में, क्राइम की कई घटनाओं में जिनमें पैसे के लेन देन में बहुत ही गंभीर हत्याएं हुई थी, उसमें ये उल्लेख किया है कि उधार लेना और देना दोनों की आप एक लिमिट फिक्स करिए। और रिश्तेदारी में उधार लेना या देना ये कतई मत करिए। अगर योगेश ने अपने ससुराल से ये 10,000 रुपये न लिए होते और ससुराल वालों को ये शंका न हुई होती कि ये पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो शायद ये इतनी विभत्स और दर्दनाक घटना न होती। हालांकि जब मैंने ये कहा था कि पैसा इस तरह से एक बार मन कड़ा करके मना कर दीजिए, हमेशा के लिए ये समस्या कट जाएगी, हो सकता है थोड़े दिन के लिए मन मुटाव रहे। बहुत से हमारे किस्सा गोई परिवार के सदस्यों ने, बहुत ही गंभीर सदस्यों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि साहब लेन देन जमाने से होता आ रहा है और अगर इतना अविश्वास होगा तो ये समाज कैसे चलेगा। मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि आपसदारी में, रिश्तेदारी में, भाई बहनों में हमेशा यही पैसा दुश्मनी का कारण बना है। इतने लंबे टेन्योर में, अपनी सर्विस में, फील्ड की सर्विस में, कम से कम इस तरह के उधार के लेन देन जो आपस में लेन देन हुए कि हमें ज़रूरत है, तुम दे दो, हम तुम्हारा वापस कर देंगे, इसमें 90% केसेस में न पैसा वापस मिला बल्कि कोई न कोई अपराध की घटना घटित हो गई। इसलिए इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। दूसरा, योगेश ने जो किया उसके लिए बहुत पुरानी कहावत है, बड़ी चर्चित कहावत है कि जितनी लंबी चादर उतना ही पैर पसारो। ये 1 से 5 तक की कक्षा की किताबों में भी जो मुहावरे और उक्तियां बच्चों को पढ़ाई जाती हैं उसमें भी पढ़ाया जाता है। दरअसल ये अकबर बीरबल के एक संवाद से ली हुई कहावत है। अकबर के दरबार में उनके बाकी दरबारी इस बात से रुष्ट रहते थे कि बीरबल की ज्यादा पूछ क्यों होती है, बीरबल को ज्यादा अकबर क्यों मानते हैं। ये शिकायत बराबर अकबर के पास पहुंचती रही। एक दिन अकबर जब उनके सारे दरबारी वहां मौजूद थे तो उन्होंने एक कपड़ा 2 हाथ लंबा और 2 हाथ चौड़ा, स्क्वायर, ये कपड़ा दरबार में दिखाया और सभी दरबारियों से कहा कि मैं
इस अपने शयन वाले बिस्तर पर जो दरबार में लगा होता है आराम करने के लिए, इस पर लेट जाता हूं। हमारा जो दरबारी इस कपड़े से मेरे पूरे शरीर को ढक देगा, उसको मैं बीरबल वाली कुर्सी पर बिठा दूंगा। एक एक करके दरबारी आए, आड़ा तिरछा, एक कोने से एक कोने, सिर ढकें तो पैर दिखाई पड़े, हाथ ढकें तो सिर दिखाई पड़े, पैर ढके तो सिर दिखाई पड़े। एक एक करके सारे दरबारियों ने ट्राई कर लिया, लेकिन उस 2 गुणे 2 हाथ के उस कपड़े से वो बीरबल को अकबर की पूरे शरीर को नहीं ढक सके। अंत में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ये सारा नजारा देख रहा था। बीरबल ने पहुंचते ही कहा कि सरकार, आपके पैरों को छू सकता हूं? उन्होंने कहा, बिल्कुल छूइए, चाहे जैसे हमको ढकिए ढकिए इससे। बीरबल ने उसके पैरों को, राजा अकबर के पैरों को मोड़ दिया, घुटनों से उसे मोड़ के सिकोड़ दिया, और उसके बाद उस 2 बाई 2 हाथ की उस चद्दर से उन्हें पूरा ढक दिया। और तब अकबर ने कहा था, हमारे दरबारियों के लिए ये सीख है कि जब आप उतना नहीं कर सकते कि जितना बीरबल करता है, तो बिला वजह उससे बराबरी मत करिए। पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी चादर हो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं हैं तो मुझे नीचे दी हुई मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।